हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। सो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर क्यों आया? क्योंकि देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, कोई भी सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विस का, तो उसके काफ़ी सारे इवेंट्स हो सकते हैं, राइट। जैसे कि ऑर्डर प्लेस किया तब, इनवॉइस इशू किया तब, या फिर पेमेंट रिसीव हुआ तब। सो अलग अलग इवेंट्स है, तो कौन से टाइम पर जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, कौन से टाइम पर जीएसटी लगेगा। सो ये चैप्टर वो क्लैरिफाई करता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपका कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई आता है किसी ट्रांजेक्शन का 20th ऑफ मार्च, ठीक है। सो उसका पेमेंट आपको क्या करना है? जब जब आपका जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल होगा, राइट। सो हर एक मंथ का जो 3B रिटर्न फाइल होता है वो नेक्स्ट मंथ की 20th को होता है। सो वो टाइम पे आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वन बाय वन सेक्शन देखते हैं। सो ये चैप्टर जो है बेसिकली 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड है। पहला दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 के अंदर, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 13 के अंदर। और फिर चेंज इन रेट का जो दिया है सेक्शन 14 के अंदर, ठीक है। सो 3 सेक्शंस हैं। ये तीनों ही सेक्शन जो है वो CGST एक्ट के हैं, ठीक है। शुरू करते हैं वन बाय वन। सेक्शन 12 के अंदर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? जहां पर सप्लायर की लाइबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की, राइट। सो सप्लायर क्या करता है? मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ, मैंने कोई गुड्स सेल किया 100 रुपीज़ का, और उस पर जीएसटी है 18 रुपीज़, ठीक है। 18% के हिसाब से मैंने 118 रुपीज़ बायर से चार्ज किया। सो 100 रुपीज़ क्या करूंगा, मैं अपने पास रखूंगा, और 18 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पे करूंगा, ठीक है। सो जो सप्लायर का जब लाइबिलिटी होता है जीएसटी पे करने का, तब वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कवर होता है, राइट। और जब रेसिपिएंट पे लाइबिलिटी होती है कि जो पेमेंट है वो रेसिपिएंट करेगा, ना कि सप्लायर, तो उस केस में रिवर्स चार्ज के अंदर पे होता है, राइट। सो सबसे पहले दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स होगा। अर्लियर कौन सा? अगर नॉर्मल सप्लायर है, अगर नॉर्मल सप्लायर तो क्या है? इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और द लास्ट डे ऑन विच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। सो दो बातों का ध्यान रखना है, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस इशू किया, या फिर द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31। सो सेक्शन 31 ने टाइम लिमिट दिया हुआ है कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर केस है कंपोजिशन सप्लायर का, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, राइट। कोई भी सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का, तो उस केस में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ जाता है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव होगा। सो इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाए, राइट। सो नोटिफिकेशन नंबर 66 जो है, उसने क्या बोला है? उसने एग्जेम्प्ट किया नॉर्मल सप्लायर को, ठीक है। एग्जेम्प्ट किया है नॉर्मल सप्लायर को एक्सेप्ट कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ये दो लोगों को छोड़ करके बाकी सारे टैक्स पेयर्स जो नॉर्मल सप्लाई कर रहे हैं किसी गुड्स का, तो वो केस में उनको जब एडवांस रिसीव होता है, कोई पैसा एडवांस के रूप में आता है। हमने सप्लाई का डेफिनेशन देखा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में। वो क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods and services, or both, such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license, right, made or agreed to be made। मतलब क्या बोलता? या तो हो चुका है, या उसका एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट हो गया तो उसके अगेंस्ट मान लीजिए कोई एडवांस भी रिसीव हो गया है, राइट। सो वो भी यहाँ पर सप्लाई के अंदर कवर होता है। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो वहां पर क्या बोला था कि एडवांस भी यहाँ पर कवर है। सो नोटिफिकेशन नंबर 66 ने क्या बोला कि अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है, और वो एडवांस किसी सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट है, आप उसके बदले में गुड्स सप्लाई करने वाले हो, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं आएगा, राइट। एडवांस पर जीएसटी नहीं आएगा। और उस पर जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन नंबर बी, जो क्या बोलता है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो, राइट। सो इस नोटिफिकेशन नंबर 66 ने एग्जाम्प्ट किया है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन रहेगी, एक डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और एक द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, ठीक है। ये जो कंडीशन दिया है
ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए दिया गया है, राइट, वो भी अंदर फॉरवर्ड चार्ज ओनली। अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस के अगेंस्ट कोई एडवांस रिसीव होता है तो उस पर जीएसटी आएगा, राइट। सो अगर एडवांस रिसीव हुआ है वो किसी गुड्स के लिए रिसीव हुआ है तो वो टाइम पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा और जीएसटी वो टाइम पर पे नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है? सो द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जब आपका पेमेंट रिकॉर्ड होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर के, राइट। सप्लायर को पेमेंट रिसीव होगा, सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया है, उसके अगेंस्ट में रेसिपिएंट जो होगा उसको पे करेगा। सो सप्लायर के बुक्स में जब भी पेमेंट रिकॉर्ड होगा या फिर पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द एंटिटीज बैंक अकाउंट, मतलब सप्लायर के बैंक में या तो पैसा आ गया या फिर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा वो मान लिया जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31, राइट। सो नॉर्मल सप्लायर के लिए क्या बोला है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31। सो सेक्शन 31 ने टाइम लिमिट दिया कि कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट। सो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स shall issue a tax invoice before or at the time of, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो रिमूवल ऑफ गुड्स, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल, राइट। सो इन दोनों में से जो भी डेट होगा बिफोर और एट दैट टाइम आपको इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है, एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। अब सेकंड क्या बोलता है, अगर केस है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का, मतलब गुड्स जो है वो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपके घर पे अखबार आता है, राइट। सो वो कंटिन्यूस सप्लाई है, हर रोज वो सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एक पीरियोडिकल आपका जो मंथ पूरा होता है उसके बाद वो इनवॉइस जो है रेज करता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है तो इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, राइट। सो जब भी पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू होगा उस वो टाइम पे या उससे पहले जो है इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, जिसका जो कंटिन्यूली होता है और रिकरिंग बेसिस पे होता है, ठीक है, फॉर विच द सप्लायर इशूज एन इनवॉइस टू द रेसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस पे वो जो है इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या दिया है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, मान लीजिए गुड्स सेल किया है, वो अप्रूवल के लिए, अगर अप्रूवल आएगा तो ही वो सप्लाई होगा, या फिर कोई रिटर्न का पॉलिसी है, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदी और उसमें रिटर्न पॉलिसी के 15 डेज के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, तो उस केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या होगा। सो इसमें दिया हुआ है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। क्या बोला है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा इन दोनों में से वो टाइम लिमिट हो जाएगा इनवॉइस इशू करने का, राइट। सो आपको कंपेयर क्या करना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड एज पर सेक्शन 31, ठीक है, क्लियर है। अब एक यहाँ पर क्या बोला है पर, एक्सेस पेमेंट अगर आपको रिसीव हुआ है अप टू ₹1000, क्या होता है जनरली, मान लीजिए आपका कोई बिल है, ठीक है। सो 5000 रुपीज़ का मतलब 4800 रुपीज़ का बिल था और आपको पेमेंट कर दिया है 5000 का, सो 200 रुपीज़ क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया है। और जनरली क्या होता है कि हाँ वो जो 200 एक्स्ट्रा किया है वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर देंगे, राइट। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब जो 200 आपको एक्सेस रिसीव हुआ है, अब पेमेंट अगर यहाँ पर हमने क्या कंडीशन देखी थी कि अगर पेमेंट भी पहले रिसीव हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, सो अगर पेमेंट अर्लियर होता है तो उस केस में वो भी उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपका एक्सिस पेमेंट जो है वो अप टू ₹1000 तक है तो उसमें पेमेंट का कंडीशन आपको नहीं देखना है, राइट। सो अगर नॉर्मल सप्लाई है तो उसमें तो वैसे भी पेमेंट का कंडीशन दिया हुआ ही नहीं है। सो ये जो केस है इस केस में तो वो प्रोविजन इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर केस है कंपोजिशन सप्लायर का या फिर सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का है, ठीक है, उस केस में जो है पेमेंट का कंडीशन जो है वो एग्जाम हो जाएगा। सो वो ऑप्शन दिया है। सो गुड्स के केस में जो है ये कंडीशन प्रैक्टिकली इररिलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट का जो कंडीशन है वो दिया ही नहीं है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल सप्लायर का क्या है, इनवॉइस का ही डेट के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 12
12 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है? जब रेसिपिएंट का लाइबिलिटी होता है जीएसटी पे करने का। ठीक है, सो इस सेक्शन में हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या दिया है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, जब गुड्स रिसीव होते हैं वो डेट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब पेमेंट एंटर होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर पेमेंट डेबिट होता है इन हिज बैंक अकाउंट, राइट? या तो पेमेंट बुक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया, या फिर पेमेंट डेबिट हो गया बैंक अकाउंट से। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो होगा डेट ऑफ पेमेंट। सो क्या क्या कंडीशन बोली? पहला कंडीशन बोला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा बोला डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा बोला 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, सो तीन कंडीशन है, तीनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। कौन कौन सा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, सेकंड बोला डेट ऑफ पेमेंट, और थर्ड बोला 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब 30 दिन का टाइम लिमिट दिया है, 31st डे को आपका इनवॉइस का डेट ले लिया जाएगा, राइट? और तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया कि अगर ये पॉसिबल नहीं है क्लोज ए, क्लोज बी और क्लोज सी से आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, अगर इन तीनों ही क्लोज से पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं है, या फिर डेट ऑफ पेमेंट का डेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन बुक्स में एंट्री हुआ वही डेट मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, राइट? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। सो अभी तक हमने दो सेक्शन देखे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तीसरा सेक्शन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। ये क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। इसका क्या मतलब होता है? वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स, मान लीजिए आप कोई शॉपिंग करने जाते हो, तो जनरली क्या होता है कि आपने ऐसा देखा होगा कि 5000 की खरीदी अगर आप करते हो तो आपको थाउजेंड रुपीज का वाउचर्स दिए जाएंगे। सो वाउचर एक तरह का कंसिडरेशन है, राइट? सो इसका डेफिनेशन यहाँ दिया है, आपको जस्ट एक बार रीड कर सकते हो। वाउचर्स मींस एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इज एज अ कंसिडरेशन, राइट? सो जीएसटी कब लगता है? जब कंसिडरेशन होता है। सो वाउचर यहाँ पर जो है कंसिडरेशन माना जाएगा, राइट? आपने वाउचर दे के कोई सप्लाई लिया है तो वो एक तरह का कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, सो वाउचर के केस में दो कंडीशंस दी हैं। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, अगर क्या गुड्स का सप्लाई होने वाला वो आइडेंटिफाइबल है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। जब वाउचर इशू किया है वही डेट हो जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है या कोई और केस है, तो फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जब उस वाउचर को रिडीम किया गया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने खरीदारी आज किया, 5000 से अबाव का खरीदारी किया, आपको 1000 रुपीज का वाउचर मिला, और उसमें टाइम लिमिट दिया कि आप 30 डेज के अंदर अंदर आकर के इस वाउचर को रिडीम करते हो, तो आपको कुछ गुड्स जो है वो आपको इस वाउचर के अगेंस्ट मिलेंगे, राइट? सो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, अगर मान लीजिए आप पीटर इंग्लैंड का शर्ट लेकर के आए और उसके ऊपर आपको वाउचर मिला है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 1000 रुपीज के आपके जो है शर्ट आप खरीद सकते हो। सो आपको यहाँ पर क्या है? सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, शर्ट ही मिलेगा मुझे। जब आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जब वाउचर इशू हुआ वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, जैसे कि अमेजन का वाउचर, ठीक है, अब उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। सो क्या गुड्स और सर्विस लेने वाले हो आप, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जब वो वाउचर आप रिडीम करोगे वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट? सिंपल है। उसके बाद आगे बढ़ता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। ये क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेसिडुअल केस, मतलब जहां पर कोई भी रेसिडुअल केस है इनके अलावा, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो पीरियडिकली रिटर्न फाइल करता है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल। जब वो रिटर्न फाइल करेगा वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कोई और केस है, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। जब टैक्स पे करेगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिंपल। लास्ट ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। ये क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहेंसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस एक्सेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। क्या होता है? कई बार जो सप्लाई होता है वो क्रेडिट पर दिया जाता है, राइट? सो क्रेडिट का एक टाइम पीरियड होगा कि मैं आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है या 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है, और अगर आप 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो उसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट? सो जो भी इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सो यहाँ पर क्या बोला है? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। जब वो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है
ठीक है, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने कोई गुड्स सेल किया, राइट, और उसका वैल्यू था 1 लाख रुपीज, और मुझे पेमेंट जो है वो थोड़ा लेट पेमेंट रिसीव हुआ, राइट। सो 1 लाख के अगेंस्ट मैंने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, मान लीजिए 5,000 इंटरेस्ट है, सो मुझे पेमेंट रिसीव हुआ 1,05,000। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या होगा, जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में दिया है, जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज के अंदर दिया है, कौन सा, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31, राइट। उसके हिसाब से 1 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। और जो 5,000 जो एक्स्ट्रा आपको रिसीव हुआ है एज ए इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब वो रिसीव हुआ है, ठीक है, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जब इंटरेस्ट रिसीव होगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट को ही हुआ, राइट। सो यहाँ पर अपना सेक्शन 12 जो है कंप्लीट होता है। टोटल हमने इसमें 5 पॉइंट देखे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 जो है अंडर रिवर्स चार्ज, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 जो दिया है वो वाउचर्स के केस में दिया है। वाउचर्स अगर सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल है तो इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर हो जाएगा, और अगर कोई अदर केस है तो फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 देखा हमने रेसिडुअल केस, उसमें अगर पीरियोडिकल रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं तो फिर द डेट ऑन विच रिटर्न्स आर फाइल्ड, और अगर कोई और केस है तो फिर द डेट ऑन विच पेमेंट टैक्स इज पेड, राइट। और लास्ट हमने देखा इंटरेस्ट और लेट फीस का। सो अगर कोई इंटरेस्ट और लेट फी रिसीव होता है डिलेड कंसिडरेशन केस में, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जब वो रिसीव होगा, राइट। सो ये 5 सेक्शन हमने देखे थे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 के अंदर। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की, राइट। सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें भी 5 क्लोज दिए हुए हैं, काफी सिमिलरिटीज है दोनों सेक्शंस में। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले दिया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। ये क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा। सो यहाँ पर 3 कंडीशंस दी है। अगर इनवॉइस इशूड होता है, इनवॉइस इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, अगर इनवॉइस इशू होता है विद इन द टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 31, तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। अगर इनवॉइस टाइम लिमिट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशूड हुआ है, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 31, तो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन सर्विस दिया या फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ विच एवर इज अर्लियर जो होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर क्लोज ए और क्लोज बी दोनों ही अप्लाई नहीं होते हैं, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑन विच द रेसिपेंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीट शो करेगा वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सा कंडीशन दिया है। उसके बाद इसमें भी सेम कंडीशन दिया है कि अगर एक्सिस पेमेंट है अप टू 1,000 रुपीज तक, तो उसका जो है पेमेंट का कंडीशन जरूरी नहीं है, जब इनवॉइस इशू होगा उसके हिसाब से जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगा, राइट। ये दिया है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 में जो सप्लाई के बारे में, राइट। सो एक्सेस पेमेंट का कंडीशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक दिया था सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के लिए, राइट, फॉरवर्ड चार्ज में जब है। रिवर्स चार्ज में एक्सेस पेमेंट का कोई कंडीशन नहीं है, राइट। अगर 500 रुपीज भी एक्सेस है तो वो भी उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो एक्सेस पेमेंट अप टू 1,000 रुपीज का कंडीशन कब दिया है, जब फॉरवर्ड चार्ज में है, राइट। अगर फॉरवर्ड चार्ज चाहे गुड्स का हो या फिर चाहे सर्विस का हो, दोनों ही केस में ये बेनिफिट मिलता है, ये एक तरह का ऑप्शन मिलता है फॉर टेकिंग इनवॉइस डेट एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। अब यहाँ पर इनवॉइस इश्यू करने का टाइम लिमिट क्या है इन केस ऑफ सर्विस, ठीक है। सो सेक्शन 31 में दिया हुआ है, क्या दिया है, द टैक्स इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज। सो बिफोर छोड़ दो, लास्ट डेट क्या है, विद इन 30 डेज में तो इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो लिमिट है 30 डेज का, ये 45 डेज हो जाएगा कब, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, राइट। सो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन सप्लाई किया है सर्विस का उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पर एक प्रोविजन और दिया है कि अगर इन केस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, अगर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन हो रहा है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस में भी, उस केस में इनवॉइस कब इशू किया जाएगा, इनवॉइस में भी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
or before the expiry of the quarter given, quarter during which the supply was made, right? So इस केस में कंडीशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सप्लाई इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, राइट? सो विच एवर जो भी अर्लियर होगा उसके हिसाब से इनवॉइस इशू कर देना वो टाइम लिमिट पे, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है अगर, ठीक है, हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स देखा था, अब अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वो केस में इनवॉइस कब इशू करना है? सो उसमें तीन कंडीशन दिया है। अगर आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल है, राइट? मान लीजिए कोई सर्विस है जो आपको रिकरिंग नेचर पे मिल रही है। अब पहली चीज तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है? सो यहाँ पर क्या बोला है, अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच प्रोवाइड्स और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरिंग बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से ज्यादा लगातार अगर आपको कोई सर्विस मिल रही है तो वो कहलाएगी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट? और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या देखा जाएगा, उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है सेक्शन 31 के अंदर। सो अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है कि भैया इस डेट को जो है पेमेंट का ड्यू डेट है, तो उस केस में इनवॉइस इनवॉइस कब इशू करना है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है? अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल, राइट, एसर्टेनेबल नहीं है, तो फिर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। क्या बोला, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है तो फिर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है? अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल तो क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव होगा वो डेट को, ठीक है? और थर्ड कंडीशन दिया, अगर पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सर्विस है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलप होने में मान लीजिए 5 से 6 महीना लगता है। सो आपका जो पेमेंट है वो कब रिसीव होगा, जब कंप्लीशन ऑफ इवेंट, जब आप सॉफ्टवेयर बना लोगे, जब आप अपना टास्क पूरा कर दोगे, वो टाइम पर आपको पेमेंट होगा। सो अगर पेमेंट लिंक है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट पे, तो फिर इनवॉइस कब इशू करना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, जब वो इवेंट कंप्लीट होता है उससे पहले या वो टाइम पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट? सो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में तीन केस देखे हैं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है? अगर एसर्टेनेबल नहीं है तो फिर ऑन और बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव हुआ है। और थर्ड केस में अगर पेमेंट लिंक्ड है किसी कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट से, तो फिर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, ठीक है? ये डेट पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड दिया सीजेशन ऑफ ए सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस सीज हो गया है, बंद हो गया है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस केस में इनवॉइस कब इशू किया जाएगा, द इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, जब सप्लाई सीज हो जाएगा वही टाइम पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट? सो हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या देखा, इनवॉइस इशू किया है विद इन टाइम पीरियड, तो इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशू नहीं होता है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और इन दोनों से ही अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है तो फिर डेट ऑन विच रेसिपेंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा। सो आई थिंक सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लियर है यहाँ पर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, ये क्या बात करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज था। सेक्शन 13 सबसेक्शन क्या बात करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज में क्या कंडीशन थी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सो तीन कंडीशन थी, राइट? अब यहाँ पर गुड्स तो है नहीं, सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स वाली कंडीशन तो खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और 61st डे। यहाँ पर क्या दिया है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दिया या फिर डेबिट हो गया बैंक अकाउंट से, पेमेंट जो है डेबिट हो चुका है। सो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट वो हो जाएगा। और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। गुड्स के केस में क्या था, 31st डे, और सर्विस के केस में क्या बोला है, 61st डे। सो ये 30 डेज एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पर इनवॉइस इशू करने के लिए भी तो 30 डेज दिए गए ना, ये विद इन 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है, राइट? सो नॉर्मल केस में 30 डेज दिया गया है ना इनवॉइस इशू करने के लिए, इसलिए 30 वो और 31st वो, सो 61st डे हो गया।
राइट। सो क्या बोला है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, राइट, रिवर्स चार्ज के केस में। अब यहाँ पर क्या बोला, एक प्रोविजन दिया कि वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लोज ए और क्लोज बी, तो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। सेम प्रोवाइजो हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में भी सब सेक्शन 3 में भी देखा था, राइट। और सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अगर दोनों ही क्लोज से नहीं टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो फिर जिस दिन बुक्स में एंट्री किया है वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। अब ये जो सेक्शन बात करता है, ये सर्विस की बात करता है और रिवर्स चार्ज की बात करता है, राइट। सो जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, जहां पर जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया का होता है, रेसिपिएंट जो है वो इंडिया का होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होती है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाता है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है, राइट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम के अंदर कवर्ड है। सो ये जो सेक्शन 13 है, सब सेक्शन 3 है, वही लगेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। अब अगर आपने इंपोर्ट किया है कोई भी सर्विस और वो किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से किया है, राइट। सो कोई भी इंपोर्ट किया है जहां पर सप्लायर जो है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, और सप्लाई कौन है, किसी एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है, जो जो आप सेक्शन 92A में पढ़ते हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट के, वही सेम एसोसिएट एंटरप्राइज, राइट। सो अगर किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई सप्लाई लिया है, कोई इंपोर्ट किया है कोई सर्विस को, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस, राइट। सो विच एवर इज अर्लियर। सो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई अलग हो जाएगा, कि जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया या फिर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस, विच एवर अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 4। सेम सेक्शन दिया है, मतलब सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के जैसा, राइट। वाउचर्स के केस में अगर आइडेंटिफाइबल है सप्लाई तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, राइट। सेम सेक्शन दिया है सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में, और सर्विस के लिए भी सेम सेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 5, ये भी सेम है, रेसिडुअल केस, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रहा है तो डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, तो फिर द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, ठीक है। लास्ट ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 6, ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट और लेट फीस, ये भी सेम है, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन वैल्यू, जिस दिन रिसीव होगा इंटरेस्ट और लेट फी, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट। सो इसके अंदर भी हमने 5 सेक्शन देखे, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 वो क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद 3 सेक्शन जो थे, ये तीनों के तीनों सेम सेक्शन हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी पढ़े थे, राइट। वाउचर्स का हो गया, रेसिडुअल केस हो गया, और इंटरेस्ट और लेट फी हो गया, राइट। ये तीनों सेक्शन सेम है। सो सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये दोनों ही सेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर एक सेक्शन और दिया हुआ है, वो है सेक्शन नंबर 14, राइट। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ये क्या बात करता है, जब रेट है, जो जीएसटी का रेट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो कंडीशंस देखी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और दूसरा है इश्यू ऑफ इनवॉइस, और तीसरा है पेमेंट का, राइट। सो इन तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन पहले हुआ है और दो कंडीशन बाद में है, या मान लीजिए दो कंडीशन पहले है और एक कंडीशन बाद में है, और इन बिटवीन कोई रेट चेंज हो गया है, तो उस केस में कौन सा रेट लगाया जाएगा पहला, और दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो, राइट। सो रेट के लिए एप्लीकेबल रेट अगर आपको आइडेंटिफाई करना, तो सिंपल फंडा है, मेजॉरिटी किधर है, अगर दो ट्रांजेक्शन पहले है, बिफोर है, या फिर दो ट्रांजेक्शन बाद में है, जहां पर भी मेजोरिटी होगा, अगर बाद में है तो न्यू रेट लगेगा, अगर पहले है तो ओल्ड रेट लगेगा, राइट। सो हम एक चीज को फ्रीज करके चलते कि मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। गुड्स और सर्विस का जो सप्लाई हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, बिफोर द चेंज इन रेट हो रहा है, राइट। सो यहां पर देखना है, कंडीशंस दिए गए, where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax। क्या हो रहा है, इनवॉइस भी बाद में इश्यू हो रहा है और पेमेंट भी बाद में रिसीव हो रहा है, राइट। और सप्लाई जो है वो पहले हो गया। सो दो इवेंट बाद में और तो मेजोरिटी बाद का है, तो रेट कौन सा लगेगा, न्यू रेट, ठीक है, जो नया रेट होगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, जो इस, आपको देखना है कि सप्लाई जो है, सप्लाई के साथ कौन खड़ा है,
जो सप्लाई के साथ खड़ा होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इस केस में क्या है, सप्लाई तो बिफोर हो गया, लेकिन पेमेंट और इनवॉइस दोनों ही बाद में खड़े, मतलब सप्लाई के साथ कोई खड़ा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब इनवॉइस पहले इशू हुआ है, गुड्स और सर्विस भी पहले ही सप्लाई हुए थे, बिफोर, ठीक है, और पेमेंट जो है वो आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद हुआ, मतलब पेमेंट जो रिसीव हुआ है वो चेंज इन रेट के बाद में इशू हुआ। सो दो मेजोरिटी कहां पर है, गुड्स और सर्विस सप्लाई भी बिफोर हुआ है चेंज इन रेट, और इनवॉइस भी जो है वो पहले इशू हुआ है। सो रेट कौन सा लगेगा, ओल्ड रेट, मेजोरिटी कहाँ है, पहले की, राइट। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो सप्लाई के साथ खड़ा है, सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, इनवॉइस, राइट, जहां इनवॉइस इशू हुआ है। सो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। सेम केस दिया है, थर्ड वाला देखते हैं, जहां पर पेमेंट जो रिसीव हुआ है, पेमेंट पहले रिसीव हो गया है और इनवॉइस जो है वो बाद में इशू हुआ है, रिवर्स केस दी गया, ठीक है। सप्लाई पहले हुआ है, पेमेंट भी पहले आ गया, तो सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, पेमेंट, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, राइट। और मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है, पहले हुआ है, गुड्स और सर्विस सप्लाई भी पहले हुआ है और पेमेंट भी पहले रिसीव हुआ है, दो ट्रांजेक्शन पहले हैं, तो रेट कौन सा लगेगा, ओल्ड रेट, राइट। सो इस टेबल के हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो आपको बहुत आसान होने वाला है, राइट। सेम अब सेकंड देखते हैं, जहां पर क्या है, गुड्स और सर्विस जो सप्लाई हुआ है वो आफ्टर द चेंज इन रेट हुआ है, ठीक है। सप्लाई कब हुई है, आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है कि अगर इनवॉइस इशू हुआ है, फिर द इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब क्या हुआ, इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बिफोर चेंज इन रेट रिसीव हो गए, राइट। और सप्लाई जो है वो बाद में हुआ है, सप्लाई बाद में, तो मेजोरिटी कहाँ है, दोनों ट्रांजेक्शन्स पहले हो गए तो ओल्ड रेट लगेगा, पहले का रेट लगेगा, राइट। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, राइट। सेकंड कंडीशन क्या दी है, फिर द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, पेमेंट बाद में रिसीव हुआ है, लेकिन इनवॉइस जो है वो प्रायर टू चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में इशू हो गया, राइट। सो अब सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, सप्लाई आफ्टर हुआ है, ठीक है, और पेमेंट जो रिसीव हुआ वो भी आफ्टर हुआ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जो सप्लाई के साथ खड़ा है वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और रेट कौन सा लगेगा, रेट के लिए अपन सीधा सीधा मेजोरिटी देखते हैं, मेजोरिटी किधर है, मेजोरिटी आफ्टर की है, राइट, सप्लाई भी आफ्टर हुआ है और पेमेंट भी आफ्टर रिसीव हुआ, तो रेट कौन सा हो जाएगा, न्यू रेट, जो नया रेट होगा वो, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, जहां पर इनवॉइस इशू हुआ है आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और पेमेंट रिसीव हुआ है बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, पेमेंट यहाँ पर इशू बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया, ठीक है, पेमेंट पहले रिसीव हो गया। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, मेजोरिटी किसका है, सप्लाई आफ्टर हुआ और इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ, सप्लाई और इनवॉइस दोनों ही बाद में हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और रेट कौन सा लगेगा, न्यू रेट, ठीक है। सो ये दोनों टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो सेक्शन 14 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी हैज टू बी पेड ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और the last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 31। सो यहाँ पर जब चेंज इन रेट का कॉन्सेप्ट है और जहां पे भी दिया हुआ है इश्यू ऑफ इनवॉइस, सो अगर इश्यू ऑफ इनवॉइस की बात आ रही है और अगर वो गुड्स के रिलेटेड है तो आपको देखना है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ought to have been issued, दोनों ही कंडीशन देखनी है अगर गुड्स का केस है, राइट। सर्विस का केस है तो फिर आपको सिर्फ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही देखना है, राइट। उसके बाद एक चीज और क्लेरिफाई किया है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमने देखा है द डेट ऑन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, या फिर द डेट ऑन विच बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। सो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है। लेकिन अगर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है विथ आफ्टर 4 वर्किंग डेज, क्या बोला है, if such credit takes place after 4 working days of change in rate of tax, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के 4 वर्किंग डेज के बाद अगर पेमेंट रिसीव हुआ है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंट्री नहीं देखना है, और जो आपका जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, द डेट ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट,
राइट। सो जनरली बुक्स और बैंक दो कंडीशन देखते हैं कि बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ और बैंक में कब पेमेंट रिसीव हुआ, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट जो है आफ्टर 4 वर्किंग डेज के बाद रिसीव होता है तो उस केस में बुक्स का जो कंडीशन है वो नहीं रहेगा, और सिर्फ आपको देखना है कि जब पेमेंट क्रेडिट होता है इन द बैंक पेमेंट इन द बैंक अकाउंट, वही डेट उसका मान लिया जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, राइट। सो यहाँ पर सेक्शन 14 कंप्लीट होता है। 3 सेक्शन देखे हमने, सेक्शन 12 जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए था, सेक्शन 13 जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए था, और सेक्शन 14 जो था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन केस ऑफ चेंज इन रेट, राइट। सो तीनों सेक्शन जो है वो सीजीएसटी एक्ट के हैं, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, 7 पेजेस में हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब तक आप नहीं देखेंगे ना तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।